हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट सेकंड विजिट कीजिए। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। इसे स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं। अपन सब जानते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अपन ने बचपन में पढ़ा है कि हर सब्सटेंस के या मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जब अपन ऊपर से सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूट उन्हीं स्पेस के बीच में जाकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। मतलब उन स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। और अपन क्या कहते हैं कि वो जो सॉल्यूट है वो उस सॉल्वेंट में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। लेकिन अपन अगर ऊपर से और सॉल्यूट ऐड करें तो वो जो और दूसरे स्पेस होंगे वहां पे जाके अपनी जगह ले लेगा। धीरे धीरे एक लिमिट ऐसी आएगी कि जब ऊपर से अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं बचा। अब ऐसी कंडीशन में वो सॉल्यूट क्या होगा, कंटेनर में नीचे जाके सेटल हो जाएगा। और अपन क्या कहेंगे कि सॉल्वेंट जो है वो अब फुल हो गया, अब वो और सॉल्यूट नहीं ले सकता। इस लिमिट को कहेंगे सैचुरेशन लिमिट। क्या कहेंगे, सैचुरेशन लिमिट। और इस लिमिट पे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करना है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, और सॉल्यूट अपन डाल सकते हैं। और अगर टेम्परेचर घटाए तो वो स्पेस कम हो जाएगा, जिससे उतना सॉल्यूट नहीं डाल सकते जितना पहले डाल सकते हैं। बेसिकली कितना अमाउंट डाल सकते हैं सॉल्यूट का, वो टेम्परेचर से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली यही डिनोट करती है कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट ऐड कर सके, उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। की एक लिमिट होती है भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि कितना सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। When this limit reach, we have saturated solution। और जब ये लिमिट आ जाती है तो अपन कैसा बन जाता है सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। एनी एक्सेस सॉल्यूट एडेड सिंपली सिट एट द बॉटम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इससे भी ज्यादा अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो नीचे कंटेनर में सेटल हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट at a particular temperature to form saturated solution। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट लेना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसमें जितना भी अपन सॉल्यूट डाल सकते हैं डाल देना है, और उसे फाइंड करना वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। देखो, अगर अपन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट फाइंड कर रहे हैं तो बेसिकली वो तो कंसेंट्रेशन है। तो फिर क्या कंसेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी एक ही है? इसको हल्का सा समझे, बेसिकली तो एक ही है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट को डिनोट करती है, और मैक्सिमम अमाउंट आने पे सॉल्यूशन कैसा हो चुका होगा, सैचुरेटेड। तो अपन इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिफाइंड एज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाए तो उसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, बेसिकली वो यही तो डिनोट करेगी कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। एक चीज पे विशेष ध्यान दें कि सॉल्युबिलिटी की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो अपन को पर्टिकुलर टेम्परेचर जरूर लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी चेंज होती। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। एक सॉल्यूशन बनाना है जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डालना है। तो बेसिकली सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड, और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड। और अपन सब जानते हैं कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट किसके जैसी होगी, सॉल्वेंट के जैसी। तो वो भी कैसा हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, तो बेसिकली इन तरह के सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होना चाहिए और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि कोई चीज डिसॉल्व होती क्यों है। वो तो पता है कि स्पेस, जो बीच में स्पेस होगा वहां पे जाकर अपनी जगह ले लेगा सॉल्यूट पार्टिकल, लेकिन वो वहां जाएगा क्यों, अपने उसके पार्टिकल ऐसे टुकड़े क्यों होंगे। तो एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है कि सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है
अगर उससे भी ज्यादा अट्रैक्शन से सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो सॉल्यूट को खींचे अपनी तरफ, तो वो सॉल्यूट का पार्टिकल टूट जाएगा और वो उनके बीच बीच के स्पेस में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। एकदम सिंपल। तो आगे देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ लिक्विड इज डन बाय सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। किस किस का इंटरेक्शन होगा? सॉल्यूट का किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। अब ये जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो या तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए एटलीस्ट, किससे? सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन लगता है वो, या फिर सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन लगता है वो। उससे अगर ये ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट क्या करेगा? सॉल्यूट को क्या करेगा? खींच लेगा और जिससे उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो बीच बीच के स्पेस में क्या करेगा? अपनी जगह ले लेगा और वो उसमें घुल जाएगा। इसको समझते हैं अपन, मैकेनिज्म को समझते हैं। सपोज करते हैं कि आयनिक कंपाउंड लेते हैं AB, ठीक है, और उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब देखो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस बनते हैं, और जो AB जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें अगर आयोनिक है तो इसमें A पे प्लस होगा, B पे कैसा होगा? माइनस। और वाटर में ऑक्सीजन पे कैसा होगा? माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पे कैसा होगा? प्लस चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जैसे ही अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो A के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाएगा कि ऑक्सीजन एक प्लस की तरफ होगा, जिससे उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगे, और जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो B माइनस की तरफ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि जो H का जो प्लस वाला पार्ट है वो B की तरफ हो और उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। ऐसा करने से इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। कौन सा? डाइपोल आयन इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन जो होता है वो A और B के बीच में जो इंटरेक्शन लगता था उससे ज्यादा है, तो A और B को अलग कर देता है। A को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल और B माइनस को भी चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेता है? कवर। और A B क्या हो गया? वाटर के अंदर क्या हो गया? डिसॉल्व। Ion dipole interaction is strong enough to overcome interionic attraction. In solution, each ion of solute surrounded by an envelope of water molecule. Water molecule के envelope से क्या होता है? वो covered रहता है, और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ आयन। इस चीज को क्या कहेंगे? हाइड्रेशन ऑफ आयन। ये जो ऐसे कवर होता है उसको अपन कह सकते हैं A प्लस एक्वस, और इसको क्या कह सकते हैं? B माइनस एक्वस। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसको अपन और आगे देखते हैं, ठीक है, कि ये मैकेनिज्म को और अच्छे से समझते हैं आगे की तरफ। पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो तो वाटर में आयोनाइज ही नहीं होंगे। अगर वो वाटर में आयोनाइज नहीं होंगे तो फिर वो डिसॉल्व कैसे होंगे? तो वो क्या करेंगे? वाटर के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो तो वाटर में क्या करते हैं? डिसोसिएट होकर फिर डिसॉल्व होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर फिर उसमें क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। देखो जब एक चीज को अपन किसी में डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह की एनर्जी रिलेटेड होती है, और वो फिर डिसाइड करेगी कि सॉल्यूशन की एनर्जी क्या होगी या सॉल्यूशन की हीट क्या होगी, ठीक है। तो दो कौन से होती है? एक होती है लैटिस एनर्जी और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो होती है वो बेसिकली वो एनर्जी होती है जो जिस कंपाउंड को अपन डाल रहे हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड जो डाल रहे हैं उसको डिसोसिएट, उसे तोड़ने, उनके बॉन्ड के तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ बिटवीन पार्टिकल्स, हेंस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। और डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच बोले तो एंथैल्पी में चेंज, और एंथैल्पी में चेंज पॉजिटिव कब होता है? जब वो एंडोथर्मिक होती है। दूसरा अपन ने अभी देखा कि हाइड्रेशन होता है, तो हाइड्रेशन में सॉल्यूट के और वाटर के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी में कमी आती है और वो एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। तो बोले तो हाइड्रेशन जो प्रोसेस होता है वो एक तरह का क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन की हीट या सॉल्यूशन की चेंज इन एंथैल्पी होगी वो इन दोनों से डिसाइड होगी, इन दोनों को प्लस करने से आएगी। अब इसके भी दो केस हो सकते हैं। डेल्टा एच लैटिस जो है वो ज्यादा हो सकता है हाइड्रेशन से। अगर लैटिस वाला ज्यादा होगा इसका मतलब प्रोसेस उसके जैसा होगा, बोले तो कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, और हीट क्या होगी? रिलीज होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो
फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी को, और कौन सी सॉल्युबिलिटी अपन कर रहे हैं, सॉलिड की लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहला है नेचर। देखो एक कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा। जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में कम होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होंगे और पोलर में कम होंगे। पोलर और नॉन पोलर का मतलब तो आप समझते ही हैं, पोलर मतलब जिनमें आयन बनते हैं और नॉन पोलर जिनमें मतलब आयन नहीं बनते। तो देखो पोलर सॉल्यूट NaCl, KCl, KNO3 ये किसमें डिसॉल्व ज्यादा होते हैं, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में। और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है आयोडीन, एसेट ये वगैरह, ये किसमें डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो आगे है टेम्परेचर। तो अभी अपन ने देखा कि दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस, और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो अगर एंडोथर्मिक होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शनों के लिए टेम्परेचर बढ़ाना अच्छा होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होता है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो एक्सोथर्मिक पे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होगी, और एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो प्रेशर का इफेक्ट तब लगता है जब पार्टिकल कंप्रेस हो, और अपन अच्छे से जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कंप्रेस नहीं होते, गैस कंप्रेस होती है, और यहाँ गैस नहीं है। यहाँ अपन किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, सॉलिड की लिक्विड में। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कंप्रेस नहीं हो सकते, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला लेते हैं टॉपिक। ये तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो सॉल्यूशन था किसका, सॉलिड का लिक्विड के अंदर। अब पढ़ते हैं गैस का लिक्विड के अंदर। तो गैस क्या होगी, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है पहले देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली बायो स्टूडेंट के लिए, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन बेसिकली क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है जो गैस होता है, उसे जब वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसे कहते हैं फॉर्मेलिन। और ये फॉर्मेलिन बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो नहीं करने देता, यही वजह है कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। आपने लैब में, बायो की लैब में स्पेसिमेन देखे होंगे, उसमें एक लिक्विड फिल कर रखा होता है, वो लिक्विड और कुछ नहीं होता, क्या होता है, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है। और एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेटेड बिवरेज। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है बेसिकली उनमें CO2 डिसॉल्व की हुई होती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब वो CO2 कैसे डिसॉल्व करते हैं, ज्यादा प्रेशर करके। क्यों करते हैं वो अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया क्लीनिंग सॉल्यूशन। देखो कुछ क्लीनिंग सॉल्यूशन आते हैं जिसमें अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। अक्सर ये जो अपने यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे जहां पर बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा ग्रो करते हैं, उनको क्लीन करने के लिए अमोनिया क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। इसे अगर सही वे में यूज करें तो हाउस होल्ड आइटम को क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल वाटर। देखो जो वाटर अपन पीते हैं उस वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, और उस ऑक्सीजन की वजह से ही जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर पाते हैं, ब्रीथिंग कर पाते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसका यूटिलाइज करते हैं। इसका मतलब वो वाटर भी एक सॉल्यूशन है, किसका, ऑक्सीजन किसमें डिसॉल्व हो रखी है, वाटर के अंदर। तो वो भी एक तरह का क्या है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग कौन सी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और इसमें हेनरी लॉ भी आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो जनरली एक्सप्रेस की जाती है किस फॉर्म में, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के फॉर्म में। अब ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। देखो गैस जो होती है वो जब लिक्विड में डिसॉल्व की जाती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों पे कैलकुलेट की जाती है। कारण है कि गैस कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी के कारण प्रेशर की वजह से भी क्या हो सकती है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जबकि सॉलिड की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सिर्फ किस पे चेक की जाती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेक की जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ रीडिंग दे रखी है किसके, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की। इसे लर्न नहीं करना है, इसे सिर्फ समझना है। जैसे CO2 के दो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, वाटर में 0.88 और इथेनॉल में 3.0। इसका क्या मीनिंग निकालेंगे कि CO2 जो है वो इथेनॉल में ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू वाटर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बेसिकली वही है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर गैस ऐसी है जो वाटर में आसानी से आयोनाइज हो जाए तो वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व होगी कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट के। जैसे HCl इन H2N2O2 CO2 के कंपेयर में वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। इसका कारण क्या है, HCl जो है वो वाटर में क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है H+ NCl- में, जबकि ये सब नहीं होती। अगर इन सब को वाटर में कंपेयर करें, ये सब आयोनाइज तो नहीं हो रही थी, फिर CO2 ज्यादा क्यों सॉल्युबल है? तो वो गैस जो आसानी से लिक्विफाई हो वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बाकी के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है। यही वजह है कि CO2 जो है इन सब के कंपेयर में वाटर और इथेनॉल दोनों में ही क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इजीली लिक्विफिकेशन देने वाली जो गैसें होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, मोर सॉल्वेंट होती है। देखो CO2 इन सब के कंपेयर में वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है। इसका एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। CO2 जो होता है वो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि वो वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल। और ऑक्सीजन जो होती है वो कम सॉल्युबल होने की वजह से उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से पिगमेंट चाहिए। कौन सा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो जो गैस की लिक्विड में जो डिसॉल्व होने की जो ये टेंडेंसी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। इसको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो अक्सर आपने एक चीज सुनी होगी कि थर्मल पॉल्यूशन, या जो वाटर कारखानों या फैक्ट्री से गर्म निकले उसे वाटर रिसोर्सेज में नहीं डालना चाहिए, इससे पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। हालांकि उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, फिर भी खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जब वो गर्म पानी उस चीज में डालेंगे, किसमें, वाटर रिसोर्सेज में डालेंगे, तो उसका एवरेज टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा। और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्व कर रखी है, जो उसमें पहले से डिसॉल्व है, उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जो वाटर में ऐसे भी ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होती है, और अब और कम डिसॉल्व हो जाएगी तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन क्या होगी, नहीं मिल पाएगी। यही वजह है कि गर्म पानी में कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हुए भी वो वाटर रिसोर्सेज के लिए क्या है, खराब है। तो ज्यादा टेम्परेचर होने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर। तो हाँ, एक और चीज, ज्यादा टेम्परेचर करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, घटती है, तो कम टेम्परेचर करके अपन सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक, आगे लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अपन किससे समझेंगे, हेनरी लॉ से। देखो हेनरी लॉ समझने से पहले ये अपन देखते हैं कि ये अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख किस चीज के लिए रहे। तो ये बेसिकली उन गैसों के लिए देख रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व होती है। ये उन गैसों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बड़े आसानी से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई। उनके ऊपर प्रेशर नहीं भी लगाएंगे तो भी वो सॉल्युबिलिटी ज्यादा ही सॉल्युबल है। तो ये बेसिकली उन गैसों के लिए है जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व होती है। अब प्रेशर लगाने पर क्या उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ये अपन हेनरी लॉ से देखते हैं। तो देखो सपोज करो कि ये एक लिक्विड है और इसके ऊपर ये गैस फिल कर रखी है, और ये गैस थोड़ी डिसॉल्व होती है, मतलब हल्की फुल्की डिसॉल्व होती है। उसके ऊपर पिस्टन लगाकर अपन पी प्रेशर लगा रहे हैं। तो अपन बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि पी प्रेशर लगाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती, क्या होगा। तो देखो बड़ा आसान है, गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है, उसके पार्टिकल को ऐसे पास पास में कर सकते हैं। तो जब अपन प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन शॉर्ट में बोला जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है प्रेशर बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती। ठीक है, हेनरी ने भी यही चीज बताई। अब उसने जो अमाउंट बताई वो उसने अलग तरीके से ले ली। उसने बोला कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब एक किसी यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में गैस का कितना मास डिसॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस के। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर करेंगे, अमाउंट ऑफ वो जो सॉल्यूट है, बोले तो वो मास है जो उस यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बोले तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एम प्रोपोर्शनल होगा पी के। जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका कर्व कैसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है।
प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ के कांस्टेंट आता है जिसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं, एनसीईआरटी बुक में जो ये रिलेशन है ये मास और प्रेशर के बीच में ना होकर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में दे रखा है। पार्शियल प्रेशर का मतलब ए मिक्सर ऑफ गैसोइड में से किसी एक पर्टिकुलर गैस का क्या कंपोनेंट या क्या परसेंटेज है, क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में। तो वो जो प्रेशर है बेसिकली प्रेशर ही समझे, प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और पी प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे क्या कहते हैं KH, हेनरी कांस्टेंट। पर ये जो रिलेशन है ये हेनरी लॉ ही है और ये ज्यादा वैलिड है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में ये फॉर्म दे रखी है, तो अपन को एग्जाम में यही लॉ और ये वाला ही लिखना है। तो अपन इस लॉ से ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब लिमिटेशन देखते हैं। तो बेसिकली हेनरी लॉ जो होता है वो आइडियल गैस के लिए लगता है, रियल गैस के लिए कुछ ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। पर रियल गैस जो होती है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे लगभग आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है। यही वजह है कि हेनरी लॉ इन्हीं लिमिटेशन में लगता है जब प्रेशर ज्यादा ना हो और टेम्परेचर क्या हो, कम ना हो, ठीक है। तो देखो ये जो लिमिटेशन है, पहली दो लिमिटेशन तो अपन को समझ में आ गई कि हेनरी लॉ तभी लगेगा जब प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में जो रियल गैसें हैं वो भी कैसा बिहेवियर शो करेगी, आइडियल गैस बिहेवियर, और हेनरी लॉ फॉलो कर सकती है। अगला पॉइंट है द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। गैस जो है वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर सॉल्युबल होगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, फिर प्रेशर लगाए ना लगाए उसका क्या फर्क पड़ता है। जैसे HCl है वो वाटर में ऐसे ही बहुत सारी डिसॉल्व होती है, अब ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या होगा। अगर HCl पे हेनरी लॉ को मेजर करना है तो सॉल्वेंट ऐसा लेना चाहिए जिसमें वो कम डिसॉल्व होती है। अब प्रेशर लगा के देखेंगे तो वो गैस उसमें भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। जैसे CO2 पानी में इतनी डिसॉल्व नहीं होती, अब अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो CO2 पानी में क्या होने लगेगी, ज्यादा डिसॉल्व होने लगेगी। इसी कंसेप्ट को अपन कहां यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 फिल की जाती है बोतल के अंदर वो क्या की जाती है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर क्यों करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर घटाने पर भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो अब आपको पता चल ही चुका होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा करके क्यों पिया जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और ज्यादा प्रेशर पे उसने CO2 को क्या किया जाता है, डिसॉल्व। जैसे ही अपन ढक्कन खोलते हैं तो वो प्रेशर रिलीज होने की वजह से वो CO2 भी बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट जो है वो है कि गैस जो है वो केमिकली ना तो सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट होनी चाहिए, ना एसोसिएट होनी चाहिए। डिसोसिएशन एसोसिएशन ऐसा कुछ भी शो नहीं करना चाहिए, तब हेनरी लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल। जैसे HCl को अगर वाटर में ले तो H+ और Cl- में टूट जाएगी। अब हेनरी लॉ नहीं लगा सकते। तो हेनरी लॉ लगाने के लिए बेसिकली जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ ना तो ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए, ना उससे रिएक्ट करनी चाहिए, ना उसमें जाके कोई आयोनाइज होनी चाहिए, तब हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं। बेसिकली हेनरी लॉ का मतलब है प्योर इफेक्ट किसका, प्रेशर का। और वो तभी मेजर कर पाएंगे जब गैस और सॉल्वेंट के बीच में पहले से कुछ ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, तब अपन को पता चलेगा कि गैस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। क्योंकि बाद में जो चेंज होगा सॉल्युबिलिटी में वो किसकी वजह से होगा, प्रेशर की वजह से चेंज होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिमिटेशन हो गई हेनरी लॉ की। क्या है, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, गैस ज्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए और गैस एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि HCl का वाटर में डिसॉल्व होना, इस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अपन हेनरी लॉ से नहीं समझना है, जबकि HCl का बेंजीन या अल्कोहल में इसको अपन समझा सकते हैं। तो कारण आपको पता चल ही चुका होगा, HCl वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल भी होती है ज्यादा और वो उसमें आयोनाइज भी होती है, इसलिए हेनरी लॉ नहीं लगा सकते। जबकि HCl बेंजीन में ना तो आयोनाइज होती है ना ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो अब इफेक्ट ऑफ हेनरी का अपन ये जो प्रेशर का इफेक्ट है ये अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ अपन इस वीडियो के पार्ट को क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगले वीडियो में अपन बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, राउल्स लॉ और वेपर प्रेशर। होप आप ये सब अच्छे से कर लेंगे और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। एक आप नोट्स खुद बनाइए, जो वीडियो में लिखा हुआ है जैसे अपन स्कूल में करते हैं वैसे वैसे जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं आप उसको, मैं नोट डाउन का टाइम भी देता हूं, आप उसे नोट करके अच्छे से नोट्स बनाकर खुद पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए।